For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. Okay, I'll start with my introduction. I am CS Disha Sharma and I am going to be your faculty for business laws. Okay? स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो है बिजनेस लॉज कितने मार्क्स का है, कैसे इसकी डिवीजन करी गई है और कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए. ठीक है, यू आर गोना बी आर प्रोफेशनल. आप चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहे हैं, आप सीए बनने वाले हैं कुछ ही ईयर्स में, एंड आई विश कि आप जल्दी से जल्दी सीए बन जाए. दैट्स माई विश. ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स देंगे so that you will be aware कि आप पढ़ने क्या वाले हैं, कितने मार्क्स का है और कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ओके, तो आपके सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉज प्लस इसमें ऐड किया गया है BCR. ओके, BCR स्टैंड्स फॉर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. मैं इसको बोलने को इंग्लिश भी बोल सकती हूँ, बट नहीं, हम बिजनेस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस लॉज पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस इंग्लिश भी पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले बात करते हैं इसके डिवीजन की. टोटल जो मार्क्स है, आप 100 मार्क्स का ये पेपर देने वाले हैं. 100 मार्क्स की अगर मैं बात करूं, डिवीजन कैसे की गई है, बिजनेस लॉज आने वाला है 60 मार्क्स का. टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का ही है, बिजनेस लॉज 60 मार्क्स, बचा कितना, 40 मार्क्स. तो 40 मार्क्स आपके कंप्राइज करता है BCR. ओके, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम बिजनेस लॉ स्टार्ट करेंगे. बिजनेस लॉज का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका बेस बनाने वाला है, विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. बिजनेस लॉज में ना आप बहुत सारी एक्ट्स पढ़ने वाले हैं. आज से पहले आपने सुना नहीं होगा एक्ट्स क्या होती हैं. अभी तक तो हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट्स थे, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, हम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे थे. आई होप आप सब कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं. एम आई राइट? यस, हम अकाउंट्स पढ़ रहे थे, हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, बट लॉ अभी तक हमने नहीं पढ़ा है. तो अभी हम बिजनेस लॉज का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अभी शुरू करने वाले हैं. ओके ओके, स्टार्ट करते हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. मैंने जैसे बोला कि बिजनेस लॉज आपको लाइफ में सबसे पहला लॉ पढ़ाया जाता है, और उस पहले लॉ में सबसे पहला चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही क्यों पढ़ाया जाता है? रीजन, आगे जब हम सीए बन जाएंगे, हम कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, मे बी हमने अपनी खुद की फर्म खोली होगी इंडिविजुअल लेवल पे, मे बी किसी के साथ पार्टनरशिप पे होगे, और अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग में कुछ इंटरेस्ट है तो आप मेरी तरह पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकते हैं. यू कैन बी फैकल्टी, आप सर्व कर सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, राइट? यू हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस, बट आपको ये देखना है आपका इंटरेस्ट क्या है. आप कुछ भी करो, पैसा कमाना है, राइट? पैसा कमाने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है. कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब बिजनेस करना. इफ आई एम गिविंग यू सम सर्विसेज, अगर मैं आपको कोई गुड्स दे रही हूं तो बदले में आप मुझे क्या देंगे? मे बी मनी, और मे बी आप भी मुझे कोई गुड्स एंड सर्विसेज देंगे, राइट? इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना. इसी का बेस अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देने वाली हूं, विच इज रियली इंपॉर्टेंट. जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक छोटा सा ग्लिम्स आपको दिया जाता है. तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ. जैसे मैंने आपको बताया था, बिजनेस लॉज के अलग अलग नाम है, जैसे कि मर्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ, और आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस लॉज. अलग अलग नामों से हम इसको बुला सकते हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. जो बिजनेस लॉज जो आपका सब्जेक्ट है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. पार्ट बोल सकते हो या फिर सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच बोल सकते हो, वन एंड द सेम थिंग. ओके, इट अफेक्ट्स एवरीबडी. गाइस, कभी भी आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, बिजनेस करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, आपको हर जगह कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे. इसीलिए सबसे पहले ही आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है. तो इट अफेक्ट्स एवरीबडी, मोर सो ट्रेड,
कॉमर्स और इंडस्ट्री, चाहे आप ट्रेडिंग की फील्ड में हो। ट्रेडिंग का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। यू गाइस कैन राइट डाउन। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। मार्केट में जाके आप कोई चीज खरीद रहे हैं या कोई चीज बेच रहे हैं, बदले में आपको कोई पैसे दे रहा है या आप किसी को पैसे दे रहे हैं, इसी का मतलब है ट्रेडिंग। किस लिए करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। ट्रेडिंग कर लो, चाहे कॉमर्स की फील्ड में कोई भी काम कर लो और इंडस्ट्री में कुछ भी कर लो। गाइज, वी हैव सो मेनी इंडस्ट्री इन इंडिया, मोर देन 30 इंडस्ट्रीज है हमारे पास। वी हैव टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, वी हैव रेलवेज, वी हैव इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं। हर जगह पे क्या हो रहा है? बिजनेस हो रहा है, यानी कि हर जगह पे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा रहे हैं। एम आई राइट? तो इट मे बी सेड, यस, sorry, come again? Yeah. Trading means buying and selling of goods and services in the market. I'm repeating once again. Trading means buying and selling of goods and services in the market. तो मैं बोल रही थी, चाहे आप ट्रेडिंग कर लीजिए, चाहे आप कॉमर्स में किसी भी फील्ड में बात करें। कॉमर्स के हम सब स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है काम करने के लिए। हम एमबीए कर सकते थे, हम कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। मैंने सीएस किया, आप लोग सीए कर रहे हैं, कोई सीएमए कर सकता है। हमारे पास बहुत मल्टीपल फील्ड्स हैं अगर हम कॉमर्स से बिलोंग करते हैं। और अगर हम कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, आगे जाके क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, यानी कि हमें कॉन्ट्रैक्ट सीखने पड़ेंगे। चाहे मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं, आई हैव नेम्ड सो मेनी इंडस्ट्रीज, राइट? इन सभी स्फेयर्स में, इन सभी फील्ड्स में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हर जगह है। इट्स एवरीवेयर एंड इट्स अफेक्टिंग एवरीबडी। हर एक लोग कॉन्ट्रैक्ट से ही घिरे हुए हैं। ओके, तो इट मे बी सेड दैट कॉन्ट्रैक्ट, इसका कंक्लूजन मैंने क्या निकाला? दैट कॉन्ट्रैक्ट इज द फाउंडेशन, यू कैन से इट्स द बेस ऑफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड। आपको पता है सिविलाइज्ड वर्ल्ड कौन सा है? ये वर्ल्ड जहां पे अभी हम लोग रह रहे हैं। Nowadays we are facing privatization, we are facing globalization, we are facing liberalization. ये सारी फैसिलिटीज हैं हमारे पास। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट किया जा रहा है। अब वो टाइम नहीं है जहां पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर राज किया करता था। अभी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट किया जा रहा है। ऑब्वियसली लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? आप कहीं पे भी बिजनेस करो, आपको गवर्नमेंट की ज्यादा नहीं सुननी पड़ेगी, इंटरफेरेंस कम हो गई है। एंड ग्लोबलाइजेशन, वी आर कवरिंग द ग्लोब। हर एक कंट्री में आज हम लोग पहुंच रहे हैं। अगर एक कंपनी, एक बिजनेस आप इंडिया में स्टार्ट करते हो, उसके ग्राउंड्स, उसके रूट्स अगर इंडिया में है, दैट डजंट मीन हम लोग डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे, हम लोग एक्सपेंशन में नहीं जाएंगे। हम लोग हर एक कंट्री में फैल चुके हैं अभी। स्पेशली जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, हमारी ना रिलेशंस बहुत सारे कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हो गए हैं, बेटर हो गए हैं, एंड स्टिल वी आर डेवलपिंग, राइट? तो सिविलाइज्ड वर्ल्ड में अगर हम रह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पता है क्या है? उसका बेस, उसका फाउंडेशन ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं सीखना चाहिए आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बिजनेस लॉज जो आपका सबसे पहले पढ़ाया जाता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे पहले नंबर पे ही पढ़ाया जाता है, और वो ही आज आप स्टार्ट कर रहे हो, राइट? The law of contract constitutes the most important law relating to contract that is governed by Indian Contract Act 1872. अब यहां पे आपके लिए एक नई चीज आपको पढ़ने को मिल रही है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग बिजनेस लॉज पढ़ रहे हैं, बिजनेस लॉज के अंदर आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाने का लॉ। यानी कि जब आप किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ प्रिंसिपल्स को तो फॉलो करेंगे, तभी तो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। बिना प्रिंसिपल्स के, बिना रूल्स के साथ आप कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, अदरवाइज वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, राइट? रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कौन गवर्न कर रहा है? पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसको गवर्न कर रहा है, यानी कि रेगुलेट कर रहा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? ओके, अभी सबसे पहले बात करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीजें अभी मैं शेयर करूंगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंडिया में कब आया था? तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st of September 1872।
इसको याद करने का तरीका बहुत आसान हो सकता है अगर हम चाहें तो। किस किस का बर्थडे, ओके आई विल नॉट आस्क इंडिविजुअली, अगर आपको लगता है किसी का बर्थडे, किसी का फ्रेंड्स एंड फैमिली में कहीं पे भी कुछ भी कोई इवेंट सितंबर में आया था तो ये याद रह सकता है हमें। और डेट बहुत इजी है, 1 सितंबर 1872, ईयर बिल्कुल सेम है जो एक्ट का है, तो याद करना काफी इजी है, राइट? तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके बारे में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में हम शेयर करेंगे। द प्रीएम्बल टू द एक्ट, गाइस प्रीएम्बल वर्ड का मतलब क्या है? हम लोग अगर इंडिया के सिटीजन हैं तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। इंडिया का संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंडिया के सिटीजन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होती है गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट फॉलो करती है हम सब सिटीजन्स, ताकि हम लोग लॉ को फॉलो कर पाए। कौन करवाएगा हमसे? गवर्नमेंट फॉलो करवाएगी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फॉर द गवर्नमेंट एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर फॉर द सिटीजन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज को पता है क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। क्या बोलेंगे? प्रीएम्बल। लेकिन अगर मैं इस एक्ट के प्रीएम्बल की बात करूं तो इस एक्ट का जो फर्स्ट पेज है उसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है उसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल। अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रही हूं, वो समझाने के लिए था आपको। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रीएम्बल में पता है क्या लिखा है? लॉ की, यानी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन है, एंड आगे आने वाले कुछ ना कुछ चेंजेस यानी कि अमेंडमेंट्स। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कभी एक बार हमने आज लॉ बना दिया, फ्यूचर में कभी चेंज नहीं होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको याद है कोरोना जब नया नया आया था हमारे पास, आई थिंक 2021 की बात है, एकदम से अनाउंस कर दिया था कि लॉकडाउन लग गया नेक्स्ट डे से, राइट? तो क्या हुआ था? लॉ एकदम चेंज होता है, लॉ में चेंजेस आते रहते हैं। ये जस्ट आपको एक एग्जाम्पल देने के पर्पस के लिए था। अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। एक बार जब 1872 में ये लॉ बना था तो क्या उसके बाद कभी चेंज नहीं हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ है। लॉ में चेंजेस होते रहते हैं, यानी कि अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, और उन अमेंडमेंट्स को भी प्रीएम्बल में इंश्राइंड कर दिया जाता है, यानी कि वो उसमें इंक्लूड होते रहते हैं। तो अगर मैं इस एक्ट के प्रीएम्बल की बात करूं, उसमें यानी कि फर्स्ट पेज में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मेंशन है, प्लस आगे जो भी कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस आएंगे वो भी प्रीएम्बल में ऐड होते चले जाएंगे। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? ग्रेट। नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां कहां पे एप्लीकेबल है? गाइज इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। जब हम पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते थे तो उसमें आता था होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट अभी जम्मू एंड कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया नाउ। तो आपके सारे सब्जेक्ट्स में, इनफैक्ट हर लॉ में ये चेंजेस ऑटोमेटिकली हो गए हैं। अभी अगर हम पढ़ रहे हैं होल ऑफ इंडिया, which automatically means it includes Jammu and Kashmir, तो अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। Clear? Okay, so it extends to, or you can say it is applicable to whole of India. Next line. So the act mostly deals with general principles and the rules governing the contract. बच्चे बार बार ना मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नहीं बोलूंगी, और बार बार ये आपकी बुक्स में लिखा भी नहीं होगा। तो जब भी मैं द एक्ट बोल रही हूं, आपको एज्यूम करना है आई एम रेफरिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपके सिलेबस में कोई ज्यादा एक्ट्स नहीं है, 4 to 5 एक्ट्स है। वी हैव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वी हैव सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वी हैव LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, वी हैव इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एंड लास्ट वन इज कंपनीज एक्ट 2013। ये 5 ही एक्ट्स हैं आपके सिलेबस में, बट इनके अंदर काफी चैप्टर्स हैं। देखने में 5 है, आपको अभी डराना नहीं है बिल्कुल भी। सो ये एक्ट पर्टिकुलरली आई एम रेफरिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें क्या पढ़ने वाले हो आप? द जनरल प्रिंसिपल्स एंड द रूल्स गवर्निंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए छोटे मोटे प्रिंसिपल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कुछ रूल्स जो हमें फॉलो करने हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए।
प्रिंसिपल पता है क्या होता है? एक ऐसा वर्ड है प्रिंसिपल जो बड़ा रिजिड है नेचर में, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बल्कि इनको फॉलो करना पड़ता है रिलीजियसली। इसीलिए ये एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट आगे बनाते जाएंगे, एंड कुछ रूल्स जो कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करते हैं। सिंपल। तो अभी तक की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कौन गवर्न कर रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये इंडिया में कब आया था? 1 सितंबर 1872। कहां पर एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया, विच इंक्लूड्स जम्मू एंड कश्मीर। यस, यू ऑल आर राइट। आई रियली लाइक जब स्टूडेंट्स साथ में इंटरैक्ट करते हैं। आई रियली लव दोज सेशंस। दैट्स रियली ग्रेट एंड अप्रिशिएबल। ओके, कुछ और अभी हम बात करेंगे। अभी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ही चल रहा है, उसके बाद हम एक्चुअल में शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, राइट? अभी द एक्ट मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इट इज डिवाइडेड और यू कैन से डिविजिबल इनटू 2 पार्ट्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 पार्ट्स हैं। एक वो पार्ट जो आप सीए फाउंडेशन में पढ़ोगे, और एक पार्ट जब आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर गए और बड़े बच्चे हो गए, यानी कि सीए इंटर में आ गए। एक पार्ट हम तब पढ़ेंगे। So the first part is starts from section 1 to section 75. यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के आप बिल्कुल बेसिक रूल्स पढ़ने वाले हो, यानी कि द बेसिक जनरल प्रिंसिपल्स टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होने वाले हैं हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अब आप कहोगे मैम हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या बोला आपने? बेटा हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वी हैव वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो एक सही कॉन्ट्रैक्ट है, we have void contract, we have voidable contract, enforceable, unenforceable contract। अभी आपके सब ऊपर से जा रहा होगा, बिकॉज अभी नहीं पढ़ा है हमने, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पढ़ा अभी। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि हमारे पास बहुत तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और सेक्शन 1 से लेके 75 तक आप बिल्कुल बेसिक लेवल के प्रिंसिपल्स पढ़ोगे जो इन सब तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। यानी ये प्रिंसिपल्स अगर पढ़ लिए तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। ये पढ़ना है आपको सीए फाउंडेशन के सिलेबस पे। क्लियर? फिर आते हैं हम सेक्शन 124 से 238 तक। ये है आपका सेकंड पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ये हम पढ़ने वाले हैं सीए इंटर के लेवल पे। यहां पे हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। बेसिक लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लिए सीए फाउंडेशन, बट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे कि इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट, अर्जेंसी एंड प्लेज। सब लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, लिखा है ना? अब आपको इनमें से आई डोंट थिंक कोई समझ में आ रहा होगा अभी, क्योंकि ये बड़े स्पेशल और एडवांस लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स है। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है? किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि मैम सेक्शन 76 से सेक्शन 123 तक कहां गया? ये जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं, ये आपका चैप्टर है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो आपका सेकंड चैप्टर है सिलेबस का। वो सारे सेक्शंस आप वहां पे पढ़ोगे, ठीक है? और जो थर्ड चैप्टर है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो भी पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट होते थे। लेकिन क्या हुआ, एक ही बड़े एक्ट में इतने सारे एक्ट्स घुसा दिए थे, तो बहुत सारी चीजें हौच पौच होने लगी, कंफ्यूजन होने लगी। इसलिए गवर्नमेंट ने बाकी सारे एक्ट्स के सेक्शंस अलग कर दिए। इसलिए ये बीच में से गायब है, क्योंकि इसका एक इंडिविजुअल अपना खुद का एक्ट बन गया है और अपना एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, राइट? ओके, अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो ये पूरा पढ़ना बिल्कुल यूजलेस है। अभी ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताती हूं। जब भी हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो नॉर्मल पॉइंट्स को हम बोलते हैं सेक्शंस। जब अभी तक आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए आए थे, जैसे कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट, वहां पे अगर हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था तो कैसे लिखते थे? 5 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5। बट यहां उन्हीं पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं लॉ में? सेक्शंस। पॉइंट्स नहीं है, सेक्शंस है, ये माइंड में रखना है। और गाइस, उन सेक्शंस के अंदर जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजंस। क्या बोलेंगे? प्रोविजंस, यस। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब हम पॉइंट्स लिखते थे, से सपोज हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 के अंदर भी अगर आपको कुछ लिखना है तो कैसे लिखते थे?
से सपोज यहाँ पे लिखा मैंने पॉइंट नंबर 1, इसके अंदर मुझे 2 पॉइंट्स लिखने हैं ए एंड बी, तो मैं इसको बोलती थी पॉइंट नंबर ए, सब पॉइंट ए, और स्लाइटली राइट साइड करके लिखती थी। बट जब सेक्शंस के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सब सेक्शंस। क्या बोलेंगे? सब सेक्शंस। यस। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन एच में मेंशन्ड है। कैसे रीड करेंगे? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच सेक्शन? सेक्शन 2 सब सेक्शन एच। ऐसे हम इसको रीड करेंगे। यानी कि जब हम सेक्शन 2 पढ़ रहे थे इस एक्ट का, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। एच वाले पॉइंट में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मिल गई। आइए देखते हैं। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी और क्यूट सी डेफिनेशन है, इतनी छोटी सी, दैट्स इट। अग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्या इससे छोटी डेफिनेशन मिलेगी हमें कहीं? नहीं मिलेगी। लेकिन इसको समझना इतना इजी गेम नहीं है। इसको समझने के लिए हम कैसे समझते हैं? इस छोटी सी डेफिनेशन में मुझे कॉन्ट्रैक्ट के 2 बड़े इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स मिल गए। एसेंशियल्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओ ये 2 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, जो मुझे डेफिनेशन नहीं दे दिए। पहला अग्रीमेंट और दूसरा इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। नीचे सेम ही लिखा हुआ है, अग्रीमेंट एंड इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। डेफिनेशन से ही मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिल गए। जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ दोनों एलिमेंट्स होने चाहिए, दोनों में से एक भी मिसिंग है तो वो एक सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक और चीज मैं आपसे पूछती हूं, यहां पे लिखा है एन अग्रीमेंट एंड इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। व्हाट इफ यहां एंड को रिप्लेस करके और वर्ड लिखा होता तो? यस। तो एक स्टूडेंट है यहां पे बैठे हुए, उन्होंने बोला कि मैम अग्रीमेंट भी आएगा प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी आएगा, यही मतलब है एंड का। एम आई राइट? यस। लेकिन अगर यहां पे और होता तो मे बी अग्रीमेंट लो या फिर इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, दोनों में से एक भी हो तो चलेगा, बट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों एसेंशियल्स होने चाहिए। क्या मुझे यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने का एक फॉर्मूला मिल गया? पढ़ने का तो यही एक इजी तरीका होता है, लेट्स मेक दी शॉर्ट फॉर्म्स। तो कॉन्ट्रैक्ट को हम सी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू अग्रीमेंट ए प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। क्या ये इजी था अभी तक? नहीं। अभी तक तो मुझे ना कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्लियर हुआ, ना मुझे पता है अग्रीमेंट क्या है, और ना ही इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। लेकिन फॉर्मूला तो क्लियर हो गया ना। एनीवेज, आइए ये और डिटेल में पढ़ने के लिए हमें दोनों एलिमेंट्स को डिटेल में जानना होगा। फर्स्ट वन इज अग्रीमेंट। जब मैं आपसे अग्रीमेंट कर रही हूं, से सपोज आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग करते हुए मैं भी एक चीज बोल रही हूं, आप भी एक चीज बोल रहे हैं, हम दोनों जब सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम चीज के लिए अग्री कर जाएंगे उसी को बोलते हैं अग्रीमेंट। 2 लोग जब सेम चीज के लिए सेम टाइम पे मिल जाते हैं, माइंड उनका मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट। अग्री कर जाना दोनों पर्संस का। ओके तो अग्रीमेंट की भी डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट की भी सेक्शन 2 में थी। तो अग्रीमेंट की डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन ई के अंदर। क्या बोला है? व्हाट इज एन अग्रीमेंट? बहुत अच्छी डेफिनेशन है इसकी, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। ये छोटी सी डेफिनेशन है बट बहुत खतरनाक डेफिनेशन है। ओके हम इसको इजी बनाते हैं अब। एवरी प्रॉमिस, जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल्स लूंगी यहां पे। एक है मेरे पास मिस्टर ए और दूसरे हैं मिस्टर बी। मिस्टर ए क्या कहते हैं? मिस्टर बी के पास गए, मिस्टर बी को बोला मैं आपको ऑफर करता हूं कि आप मेरा घर खरीदेंगे, क्या आप मेरी प्रॉपर्टी खरीदेंगे? ये ऑफर जब ए ने बी को दिया अपना घर सेल करने के लिए, मिस्टर बी को बहुत अच्छा लगा ये ऑफर। मिस्टर बी ने बोला यस, मुझे आपका ऑफर बहुत पसंद आया। यानी कि एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को ऑफर कर रहा है, सामने वाला उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है।
यानी कि जब हम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मैंने बोला घर लोगे, आपने कहा हाँ जी बिल्कुल, बदले में मैं आपको 1 करोड़ रुपीस दूंगा। ठीक है, ये जो बदले वाली चीज है इसको पता है क्या बोलते हैं? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन वर्ड अगर मैं इंग्लिश में बात कर रही होती मींस किसी पर्सन को या किसी चीज को कंसिडर करना, बट लॉ में ना हर वर्ड का मतलब ही अलग होता है। कंसीडरेशन वर्ड का मतलब लॉ में पता है क्या है? समथिंग इन रिटर्न। यस, वेरी गुड, समथिंग इन रिटर्न। घर के बदले में पैसे या फिर पैसे के बदले में घर। तो जब हम किसी के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्रोमिसेस कर रहे हैं। एक ने बोला ऑफर करके मैं आपको अपना घर बेचूंगा, दूसरे ने बोला ठीक है मुझे ऑफर बड़ा पसंद आया, मैं आपको पैसे दूंगा। दोनों पार्टीज ने जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला गेम खेल लिया, यानी कि एक दूसरे ने एक दूसरे को प्रोमिसेस कर दिए। तो गाइस, चाहे आप एक प्रॉमिस करो मींस एवरी प्रॉमिस, या एक से ज्यादा प्रॉमिस यानी कि सेट ऑफ प्रोमिसेस, चाहे एक प्रॉमिस करो चाहे एक से ज्यादा प्रॉमिस करो। और लॉ में तो हमें ऐसे प्रोमिसेस करने हैं कि बदले में भी हम कुछ देंगे। फ्री में दी हुई चीज का यहां कोई वैल्यू नहीं है, वो तो गिफ्ट हो जाता है, वो तो चैरिटी है, डोनेशन है। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? नो, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग रिटर्न। तो फ्री में घर देना, नो, नॉट आवर कप ऑफ टी। सो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग, यानी कि जिसका रिजल्ट क्या हो, दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करने के बदले में कुछ ना कुछ दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं अग्रीमेंट करना। लेट्स रिपीट वंस अगेन। अग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में मेंशन है इस एक्ट के। क्या बोला? चाहे आप एक प्रॉमिस करो, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, लेकिन ऐसे प्रॉमिस करना, ऐसा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करो कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए कुछ करें, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। और लॉ में क्या बोलेंगे? कंसीडरेशन। दिस इज व्हाट यू कॉल अग्रीमेंट। अब जब हम अग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, मुझे तो एक वर्ड बड़ा अच्छा मिल गया यहां पे, प्रॉमिस वर्ड। आप लोगों ने कभी किसी को प्रॉमिस किया है और प्रोमिसेस ब्रेक किए हैं? यस, या हम काफी बच्चे बोल रहे हैं प्रॉमिस ब्रेक किए हैं। मे बी मैंने भी किए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपनी रियल लाइफ में जब हम कोई प्रॉमिस बाय चांस ब्रेक करते हैं और कभी कभी इंटेंशनली, तो सामने वाला क्या करता है? बुरा मान जाता है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडशिप तोड़ देगा, रिलेशन में थोड़ी सी खटास आ जाएगी, दैट्स ऑल। क्या आपको कोई जेल में बंद करेगा? बट लॉ में अगर आप किसी से भी कोई प्रॉमिस करो और अगर वो प्रॉमिस ब्रेक किया, तो सामने वाला आपको स्यू कर देगा, यानी कि केस फाइल कर देगा। ये डिफरेंस है नॉर्मल प्रॉमिस में और लॉ वाले प्रॉमिस में। तो मैं प्रॉमिस बोल रही हूं ना, ये बड़ा खतरनाक है, ये बहुत डेंजरस है। यू कैन नॉट ब्रेक इट। अगर ब्रेक किया तो गए आप जेल में, मिल गई पनिशमेंट। ठीक है, सो प्रॉमिस की क्या डेफिनेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? इसका भी अपना ही एक सेक्शन है। नॉर्मल वाला प्रॉमिस नहीं है, वादा किया तोड़ दिया, नो। इसकी डेफिनेशन हमें मिलती है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी के अंदर। हर एक का अपना एक सेक्शन है, डरना नहीं है। सेक्शंस याद कैसे करनी है? आई विल मेक अ क्विक चार्ट फॉर यू, जो सीरियल ऑर्डर नंबर में होगा और वो छोटा छोटा सा साइड में लिखा होगा कि इसको याद कैसे करना है। So that will become an easy task for you. Don't worry. Okay, let's come back to the promise, to definition of promise. When the person to whom proposal is made, guys, इस चैप्टर में हम proposal word को offer भी बोल सकते हैं। एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को ऑफर करता है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया। क्या ऑफर किया? घर बेचने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए। तो द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, जिस पर्सन को ऑफर किया जाता है, कौन है यहां पे? मिस्टर बी। मिस्टर बी को ऑफर कर रहे हैं। गिव्स हिज अजेंट, मिस्टर बी जब ये ऑफर सुन के अपनी हाँ बोल देते हैं, यानी कि अपना अजेंट दे देते हैं। और अजेंट वर्ड को हम क्या बोलेंगे? कंसेंट, या फिर हाँ बोल देना, या यस बोल देना, या अजेंट, सबका मतलब एक ही है। जिस पर्सन को हमने ऑफर दिया उसने अपना अजेंट दे दिया, तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा जब उसको ऑफर बड़ा अच्छा लगा है। मैंने बोला मेरी प्रॉपर्टी खरीद लो, सामने वाले को प्रॉपर्टी पसंद आई, उसने यस बोला। गाइस, द मोमेंट ही सेड यस, उसने एक्सेप्ट कर लिया।
और जैसे ही उसने एक्सेप्ट कर लिया ना, वो बन गया मेरा प्रॉमिस। इसी को बोलते हैं प्रॉमिस। लेट्स रिपीट वंस अगेन। जिस पर्सन को हमने ऑफर किया, उस पर्सन ने ऑफर सुन के अपना अजेंट दे दिया। जैसे ही उसने अजेंट दिया, यानी कि उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। गाइस, जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हुआ, प्रपोजल और ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड, देन इट बिकम्स प्रॉमिस। और अब आपने प्रॉमिस कर दिया एक दूसरे को, आप प्रॉपर्टी दोगे, सामने वाला आपको पैसे देगा। अब आप ये प्रॉमिसेस, दोनों ही पार्टीज ये प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ा तो जेल, सामने वाला केस फाइल करेगा। आप जेल हो, पनिशमेंट हो, पैसे देने पड़े, व्हाटएवर, जो लॉ आपके ऊपर सजा लगाएगा वो। इज इट क्लियर? क्विकली रिवाइज करेंगे ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, बिल्कुल इजी बन जाए कॉन्सेप्ट। व्हाट इज अग्रीमेंट? अग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में मेंशन है। क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन ऑफ ईच अदर। मैं भी आपको प्रॉमिस करता हूं, आप भी मुझे प्रॉमिस करो, लेकिन हम दोनों भी एक दूसरे को देंगे कुछ ना कुछ, अग्री कर रहे हैं इस चीज के लिए। क्लियर? यहां से निकलता है प्रॉमिस वर्ड। प्रॉमिस मीन्स जिस पर्सन को आपने ऑफर दिया, ऑफर सुन के उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। द मोमेंट उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्या बन गया वो? प्रॉमिस। इजी था ना काफी? आइए, अभी हमने क्या कंक्लूड किया? Thus we can say that agreement किस चीज का रिजल्ट है? कैसे बनता है अग्रीमेंट? प्रपोजल से, यानी कि ऑफर से। ऑफर मेड बाय वन पार्टी टू अनदर। मिस्टर ए ने ऑफर दिया मिस्टर बी को, एंड द अदर पार्टी गिव्स हिज एक्सेप्टेंस। मिस्टर बी ने उसका ऑफर सुन के एक्सेप्टेंस दे दी। देयरफॉर द कोर्स ऑफ म्यूचुअल कंसीडरेशन। ए अगर बी को ऑफर दे रहा है घर खरीदने के लिए, बी उसका ऑफर सुन के एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं बदले में आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। वो बदले में 1 करोड़ रुपए देना इज व्हाट यू कॉल म्यूचुअल कंसीडरेशन। समथिंग इन रिटर्न। प्रॉपर्टी के बदले में पैसे, पैसे के बदले में प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो कंसीडरेशन वर्ड है ना, इस चैप्टर में जरूरी नहीं है कि हमेशा मनी की फॉर्म में हो। आप घर के बदले में पैसे भी दे सकते हो, या फिर कोई और चीज भी दे सकते हो। मैं बार्टर सिस्टम को रेफर तो बिल्कुल नहीं कर रही हूं, बट घर के बदले में कोई अपनी सर्विसेज या कोई और चीज तो दे सकते हो, ये चलता है, राइट? ओके, सो यहां पे मेरे पास अग्रीमेंट का भी बहुत अच्छा सा एक फॉर्मूला निकल आया है। अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर वर्ड को मैंने बोला, प्रपोजल बोल लो, ऑफर बोलो, एक ही बात है, राइट? जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला याद है? अग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। और यहीं से अग्रीमेंट का फॉर्मूला याद है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक पर्सन ऑफर करेगा, सामने वाला उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। प्लस यहां पे ना आपकी बुक्स में मेंशन नहीं होता है, बट मैं हमेशा याद कराती हूं, कंसीडरेशन एक हिडन फैक्टर है। यहां पे कंसीडरेशन भूलना नहीं है। ऑफर करो, एक्सेप्टेंस करो, लेकिन दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ देंगे। समथिंग इन रिटर्न दोनों तरफ से होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो 2 एसेंशियल्स थे, फर्स्ट वन इज अग्रीमेंट और दूसरा इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। एक फैक्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इनफैक्ट उसके अंदर भी जो वर्ड्स आ रहे थे उसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली, फॉर्मूला भी पढ़ लिया। अभी आते हैं क्विकली इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। आपको पता है लॉ में आप किसी के साथ भी ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला गेम खेलो ना, जब किसी को ऑफर करो, सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तब दोनों पार्टीज की क्रिएट पता है क्या होती है? लीगल ऑब्लिगेशन। ये लिखा है यहां पे। और लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब है लीगल ड्यूटी। जो आपको करना पड़े ना किसी के लिए, वो आपकी ड्यूटी है, लेकिन आपको जो मिल रहा है वो आपका राइट है। समथिंग विच यू हैव टू डू फॉर द अदर पर्सन इज व्हाट यू कॉल योर लीगल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। बट कोई आपको कुछ मिल रहा है, मे बी योर राइट, मे बी इंटरेस्ट, मे बी मनी, प्रॉफिट, एनीथिंग, बेनिफिट, वो सब आपका राइट है। जो मिल रहा है अच्छा लगता है ना जब मिलता है, यस, लेकिन करना पड़े जब तो बर्डन लगता है। ये जो बर्डन लगता है ना, ये अगर आप तोड़ दो, आपने बोला था आप दोगे घर,
बाद में व्हाट इफ आपने प्रॉमिस तोड़ दिया तो केस हो जाएगा। और ये केस करने का जब राइट आपको मिल जाए, इसी को तो बोलते हैं इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। आपने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो कर लिया, प्रॉमिस में तो बंध गए आप, लेकिन इसी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से आप दोनों का क्रिएट हो गए थे लीगल ऑब्लिगेशंस। नाउ यू कैन नॉट डिनाई फ्रॉम द फैक्ट कि आपको कुछ परफॉर्म करना है। ए बी को ये नहीं बोल सकता कि बी ने पैसे तो दे दिए 1 करोड़ रुपीस, बट ए ने अगर घर नहीं दिया तो बी क्या करेगा? कोर्ट में जाएगा। कोर्ट पता है किसको फॉलो करता है? लॉ को। तो इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, इन्फोर्स कराने का मतलब इजी लैंग्वेज में बताते हैं आपको। इन्फोर्स मींस परफॉर्म करवाना। अगर आप अपनी लीगल ऑब्लिगेशन खुद से परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो हम परफॉर्म करवाएंगे। कैसे? कोर्ट में जाके लॉ की हेल्प से केस फाइल करेंगे और आपको वो चीज करनी पड़ेगी जिस चीज का आपने हमें प्रॉमिस किया था। इसी को बोलते हैं enforceability by law. You guys can write out. I am making you write the very easy definition for enforceability by law. When you have a right, please write down everybody. And I'm writing also so that online students can also note down the same. When you have the right to file a case against the other person is what you call enforceability by law. जब आपको राइट मिल गया कि आप किसी के खिलाफ केस फाइल कर पाओ, और पता है आपको ये राइट कब मिलेगा? जब सामने वाला कुछ गलत करेगा। उसने प्रॉमिस तो किया लेकिन तोड़ दिया, तो आपको लॉ अभी भी एक राइट देता है उससे उसका प्रॉमिस निभाने के लिए। कैसे? केस फाइल कर दो। इसी को बोलते हैं इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। आइए इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक चीज और आपको मैं क्लियर करती हूँ, जब पेपर में कोई क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ समथिंग, वो आपको एग्जैक्ट वर्ड्स में लिखनी पड़ती है। व्हाई? बिकॉज डेफिनेशन कभी हमें किसी इकोनॉमिस्ट ने दी है, कभी किसी रिसर्च करते हुए पर्सन ने, या फिर आपको लॉ के किसी सेक्शन में डेफिनेशन मिलती है। लेकिन पेपर में अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर थिंग, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डेफिनेशंस के वर्ड्स ट्विस्ट एंड टर्न मत करना, वो एग्जैक्ट करनी है और छोटी ही होती है डेफिनेशंस। तो एन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट अकेला कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता ना जब तक इन्फोर्सेबिलिटी का तड़का नहीं लगाया। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। So an agreement to become a contract must give rise to legal obligation. जब आपने अग्रीमेंट किया यानी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस किया, दोनों पार्टीज की ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हुई? मैंने बोला घर दूंगी, आपने बोला पैसे दोगे, दोनों ने कुछ ना कुछ प्रॉमिस किया। प्रॉमिस करने से ही तो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं, ड्यूटीज बन गई एक दूसरे की, देना ही पड़ेगा अब तो। हाँ बोल दिया, जैसे ही हाँ बोला वो प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस से आ गई लीगल ऑब्लिगेशन। नाउ यू कैन नॉट ब्रेक इट। अगर आपने ब्रेक किया, सामने वाले को क्या मिलेगा? राइट मिलेगा, और वो आपको स्यू कर देगा। स्यू करने का मतलब केस फाइल करना। ठीक है, तो यहां पे हमने इसके 2 बड़े इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स कवर कर लिए। फर्स्ट वन वाज अग्रीमेंट, यस वेरी गुड, एंड द सेकेंड वन इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ये कंप्लीट हो गया हमारा लॉ, यानी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ तो अभी शुरू किया, राइट? चलिए अब आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, रिवाइज करते हैं फटाफट। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन। 2 फॉर्मूलाज क्लियर हो गए। अब ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है? इसकी भी कोई डेफिनेशन होगी? बिल्कुल, इसकी भी डेफिनेशंस है, इनके भी अलग सेक्शंस हैं। अभी तो स्टेप इन किया है आपने लॉ की जर्नी में, बड़ा मजा आएगा इसमें वैसे। ओके, कॉन्ट्रैक्ट बनाने का फॉर्मूला, ये थोड़ी सी लैंग्वेज आपको चेंज करके लिखी हुई है, बट मतलब बिल्कुल सही है। लॉ पढ़ने का ना एक रूल है, लैंग्वेज लॉ की है, लैंग्वेज बेयर एक्ट से उठाई है। उस लैंग्वेज को समझ लिया ना अगर आपने, तो आपको लॉ समझ आ जाएगा। होता तो लिखा हुआ इंग्लिश में ही है, बट क्यों समझ में नहीं आता?
क्योंकि इसके जो वर्ड्स हैं वो लॉ के हैं और लॉ की टर्म्स अभी तक हमने नहीं पढ़ी हैं। जैसे कि कंसीडरेशन वर्ड था, कंसीडरेशन को आप बोलते हो क्विड प्रो क्यू, नहीं सुना आज से पहले, राइट? तो ये समझना है हमें यहां इस सेशन में। कॉन्ट्रैक्ट का क्या फॉर्मूला मिला? एक्सेप्टेड प्रपोजल या फिर अग्रीमेंट। अग्रीमेंट पता है क्या था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस या फिर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, एक ही बात है ना। तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बोल लो या फिर एक्सेप्टेड प्रपोजल बोल लो, एक ही बात है। ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड ऑफर, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड प्रपोजल, वन एंड द सेम थिंग। तो चाहे एक्सेप्टेड प्रपोजल बोल लो या अग्रीमेंट बोल लो, एक ही बात है। वहां पे उसको थोड़ा सा और डिवाइड करके बताया, प्लस इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, यही होता है कॉन्ट्रैक्ट। इसके कंक्लूजन पे आते हैं। वेयर द पार्टीज हैव मेड अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, जब दो पार्टीज ने आपस में बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाया। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना ना, वो हमेशा इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यानी कि किसी ने भी प्रॉमिस तोड़ा तो आप इन्फोर्स करवाओगे लॉ में जाके, उसी को बोलते हैं इनफोर्सेबल। प्रॉमिसेस में बंध गए तो बोलते हैं बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते, नहीं तो सामने वाला इन्फोर्स करवाएगा कोर्ट में जाके, केस फाइल करके। समझ में आ रहा है? सो जैसे ही एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया, ऑटोमेटिकली हम सब पार्टीज के कुछ राइट्स अराइज हो जाते हैं और कुछ ऑब्लिगेशंस। ये अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे होने वाला है, एंड आई एम गोना आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू ऑल्सो। तो थोड़ा सा अभी ध्यान से समझेंगे। मैंने बोला कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, आप लोगों के कुछ राइट्स क्रिएट होते हैं और कुछ ऑब्लिगेशंस। ध्यान से समझना, राइट्स क्या होते हैं? राइट्स समथिंग विच यू हैव टू गेट फ्रॉम द अदर पर्सन, जो आपको मिलना है वो आपका राइट है। एंड समथिंग विच यू हैव टू डू फॉर द अदर पर्सन, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेशन। यस, उसको हम ऑब्लिगेशन बोलते हैं। अब जैसे एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। इस बार हम आई थिंक फोन बेचते हैं। चलो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला, आई वॉन्ट टू सेल माई मोबाइल फोन टू यू, जिसकी प्राइस 30,000 है। मिस्टर बी को वो फोन बड़ा अच्छा लगा। मिस्टर बी ने ऑफर सुना और क्विकली यस बोल दिया, यानी कि उन्होंने अपना अजेंट दे दिया। जैसे ही उन्होंने अपना अजेंट दिया, यानी कि उन्होंने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गया। बदले में कंसीडरेशन भी है, फोन के बदले में पैसे, तो अग्रीमेंट बन गया। ऐसे अग्रीमेंट बनाना जो इनफोर्सेबल भी हो, कि अगर कोई तोड़े आप केस फाइल भी कर सको, राइट? तो ऑटोमेटिकली कुछ पार्टीज के राइट क्रिएट होते हैं और कुछ ऑब्लिगेशन। इसी एग्जाम्पल में अब आपने मुझे बताना है दोनों पार्टीज में से किसका क्या राइट है और किसका ऑब्लिगेशन है। तो उसको सबसे, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आई थिंक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा, ऐसा एक एग्जाम्पल दिया आपको, सिचुएशन दी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया मोबाइल फोन बेचने के लिए, मिस्टर बी ने यस बोला, मींस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बन गया बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको देखना है दोनों पार्टीज के क्या राइट्स हैं और क्या ऑब्लिगेशंस हैं। तो इसको सबसे इजी तरीका पता है क्या है? यहाँ पे राइट्स की हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पे ऑब्लिगेशंस की, और 2 टेबल्स बनाएंगे इस तरह से। यहाँ लिखा मिस्टर ए और इधर मिस्टर बी, अगेन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। इसी सेम एग्जाम्पल में हम देखेंगे मिस्टर ए का राइट क्या है। मिस्टर ए को मिलना क्या है? यहाँ पे फोन के बदले में पैसे, यस, टू रिसीव मनी इज द राइट ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर बी का राइट क्या है? क्या मिल रहा है यहाँ पे उनको? फोन मिल रहा है, तो जो हम रिसीव कर रहे हैं वो हमारा राइट है। टू गेट फोन फ्रॉम मिस्टर ए इज द राइट ऑफ मिस्टर बी। आइए अब ऑब्लिगेशंस देखेंगे। अगेन लेट्स रिपीट वंस अगेन। ऑब्लिगेशन का मतलब समथिंग विच यू हैव टू डू फॉर द अदर पर्सन। मिस्टर ए को मिस्टर बी के लिए क्या करना पड़ रहा है? क्या ड्यूटी है उनकी? मोबाइल देना पड़ रहा है, जा रहा है ना पॉकेट से, फोन जा रहा है, तो टू गिव मोबाइल टू मिस्टर बी is the obligation of Mr. A.
अभी देखते हैं मिस्टर बी का क्या ऑब्लिगेशन है, बोलिए। यस, मिस्टर बी का ऑब्लिगेशन है पैसे देना। उसकी जेब से क्या जा रहा है, पैसे जा रहे हैं। तो टू गिव मनी टू मिस्टर ए इज द राइट ऑफ, सॉरी, इज द ऑब्लिगेशन ऑफ मिस्टर बी। क्लैरिटी? इजी था। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया ना, आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करती हूँ। आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, दोनों पार्टीज के कुछ राइट्स क्रिएट हो जाएंगे और कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाएंगे, और उनको सॉल्व कैसे करना है ये भी हमें अच्छे से आ गया। लेकिन अभी मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल देने वाली हूँ। आपको बताना है कि क्या इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है या नहीं। व्हाट इफ मैं आपको बोलूं आफ्टर द क्लास आई टेक यू टू डिनर, हमने कोई भी एक प्लेस डिसाइड कर ली, मे बी इन कनॉट प्लेस, यूनाइटेड कैफे, एक बड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट है वहां पे। आई कॉल यू देयर, मैंने ऑफर किया मेरे साथ डिनर पे चलोगे। आप सबको ऑफर अच्छा लगा? यस, सब लोग हाँ भी बोल रहे हैं। तो आप लोगों को सबको मेरा ऑफर अच्छा लगा, आप लोगों ने यस बोल दिया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गया। अब हम वहां पे, आप लोग सब 8 बजे पहुंच गए हैं, बट मैं नहीं आई वहां पे, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। क्या आप लोग मेरे ऊपर केस फाइल कर देंगे? नहीं कर सकते। रीजन, ये तो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट था, सिर्फ मैं आपके लिए कर रही थी। कंसीडरेशन कहाँ है? व्हाट आर यू गाइज डूइंग फॉर मी? देयर इज नो कंसीडरेशन। एक तो रीजन ये है कि विदाउट कंसीडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और एक और रीजन है, ये लीगल नहीं है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स डोमेस्टिक और जो सोशल नेचर के होते हैं, जो सोसाइटी में अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स के साथ ऐसे ही बना लेते हैं, इनकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई जगह नहीं है। आप हमेशा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वही वाले अग्रीमेंट्स लेंगे, वही वाले कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे जो दोनों पर्सन्स के लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। पता है लीगल रिलेशनशिप क्या है? जैसे ही तोड़ा ना रिलेशनशिप, सामने वाला केस फाइल कर देगा। क्या हम दोनों का कोई इंटेंशन था? मैंने आपको बोला डिनर के लिए आना, आपने यस बोल दिया। कोई इंटेंशन नहीं था कि हम दोनों को लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने हैं। इसीलिए इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई जगह नहीं रखता है। ओके, आइए एक एग्जाम्पल हम करेंगे यहाँ पे। ओके, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है चार्ट बना के, सो इसको अभी जस्ट रीड करेंगे। मिस्टर ए अग्रीज विद मिस्टर बी टू सेल a car for 2 lakh rupees. डायग्राम बना लेते हैं, इट विल बी इजी फॉर यू। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर ए ने अग्री किया मिस्टर बी के साथ टू सेल हिज कार। लेट्स ड्रॉ कार। ए ने बी को बोला मैं आपको कार दूंगा, बदले में आई थिंक सेकेंड हैंड कार होगी, तो इन्होंने बोला 2 लाख रुपीज बदले में देंगे। ए बी को कार दे रहा है, बी बदले में पैसे दे रहा है। कंप्लीट सा लग रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट अक्सर बनाए जाते हैं बिजनेस करने में, ट्रेडिंग करने में। इट्स पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, दूसरी चीज हमें यहाँ पे पता लगाना है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। इट विल बी एन ईजी टास्क फॉर यू, राइट? बस सिचुएशन ही तो चेंज हुई है, प्राइस ही तो चेंज हुआ है। राइट्स का मतलब जो आपको मिल रहा है, एंड ऑब्लिगेशन जो आपको करना पड़ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, राइट? Let's see, the online students are writing something. Video is not properly reaching. Okay. Is it clear now, bache? Please let me know. Please write down your comments in the chat box. I'm reading all your comments. Okay, Megha. It is clear now. Yes, Devansh, you will get the schedule very soon. Our coordinators will tell you the schedule of other subjects as well. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल नाउ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैंने आपके लिए सेट किया है। आप लोगों में से किसको पॉकेट मनी मिलती है एवरी मंथ? नो वन इज गेटिंग पॉकेट मनी। अच्छी बात है वैसे तो, ठीक है। व्हाट इफ अगर आपके पापा आपको प्रॉमिस करें कि बेटा हर महीने आपको 500 रुपीज मिलेंगे, आप हाँ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ऑब्वियसली आप हाँ बोलेंगे, ठीक है। आपके पापा ने बोला कि बेटा हर महीने आपको 500 रुपए मिलेंगे, ऑफर पापा की तरफ से। आपको अच्छा लगा, आपने एक्सेप्ट कर लिया, बन गया कॉन्ट्रैक्ट? नहीं बना कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर फादर? यू आर नॉट डूइंग, यू आर डूइंग नथिंग।
इसीलिए ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं है। चलो अगर मान भी लिया, कंसिडरेशन चलो हटा दें अगर, और इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट बनाते हैं, 2 महीने तो आपके पापा ने 500 रुपीज दिए, तीसरे महीने पापा ने सिर्फ 150 रुपए दिए आपको, 150 रुपीज, तो क्या आप अपने पापा के खिलाफ केस फाइल करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, एक तो इसमें कंसिडरेशन नहीं है, दूसरा क्या आपने लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। रीजन पता है क्या है? दोनों पार्टीज ने ऐसा इंटेंशन नहीं रखा कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स रीड इट इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ नाउ। फादर promises his son to pay him pocket allowance, यानी कि पॉकेट मनी एवरी मंथ 500 रुपीज। आप इसका थोड़ा सा अगर इंटरेस्टिंग बनाना है, अमाउंट बढ़ा दीजिए, 500 का 2000 ले लीजिए, अपने ऊपर लीजिए, आप तो यस ही बोलेंगे फिर। ओके, एवरी मंथ, बट ही रिफ्यूजेस टू पे लेटर। बाद में पापा ने मना कर दिया, आई विल नॉट पे यू नाउ। तो द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन कोर्ट। सन कोर्ट में नहीं जा सकता केस फाइल करने, एज दिस इज अ सोशल अग्रीमेंट। चाहे सोशल अग्रीमेंट हो चाहे डोमेस्टिक अग्रीमेंट हो, इनकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई जगह नहीं है। सोशल पते कौन से होते हैं? जो बिल्कुल घरेलू कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पापा का मम्मी के साथ, हस्बैंड का वाइफ के साथ, ब्रदर का सिस्टर के साथ, ये जो रिलेशंस वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं घर में, इनको डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो आसपास आप सोसाइटी में बनाते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, जो आसपास हमारे लोग हैं, यूं ही बस प्रॉमिस करती है, इनकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई स्पेस नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। राइट? तो दिस इज नॉट क्रिएटेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दोनों के माइंडसेट ऐसा नहीं था, कुछ सोचा ही नहीं कि लीगल रिलेशनशिप बनाना है, इसीलिए इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। सो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। So the law of contract deals with only such obligations, सिर्फ उन्हीं obligations, उन्हीं duties को law of contract लेता है जो कौन से agreement से बनेंगे? Legal agreement से बनेंगे। बाकी सारे agreements तो बहुत सारे होते हैं, social, domestic, कितने सारे agreements हैं। सारे agreements contract नहीं बनते, लेकिन सारे contracts में agreements तो होता है ना। रीजन देखिए, जब मैंने आपको contract बताया, उसका पहला एसेंशियल क्या था? अग्रीमेंट। यानी कि हर कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट तो होगा, लेकिन हर तरह के अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनेंगे। सिर्फ वो वाले अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे जिनका मोटिव, जिनका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का था। जो सोशल वाले नेचर की है, जो डोमेस्टिक है, वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, वो सिर्फ अग्रीमेंट्स ही रह जाते हैं। राइट? तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो अग्रीमेंट आएगा, लेकिन अग्रीमेंट बहुत सारे हैं, सब तरह के अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। इज इट क्लियर? ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, an obligation to maintain wife and children. Another example, last example for you, इसके बाद कुछ और चीजें हम पढ़ेंगे। एक केस चल रहा है बिटवीन हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, सॉरी, वाइफ, चिल्ड्रन एंड हस्बैंड। अब मैं एक स्टोरी, बैक स्टोरी आपको बता देती हूँ। एक अच्छी खासी फैमिली रह रही थी इंडिया में, हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब हस्बैंड पहले इंडिया में ही जॉब करता था, अब हो गई पोस्टिंग, जॉब लग गई यूएस में। लेट्स टेक इट एज एग्जांपल, यूएस में आपकी जॉब लग गई, तो अब आप हर महीने आपने छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बना लिया अपने वाइफ और चिल्ड्रन के साथ। हर महीने ना आप उनको 80,000 और 90,000 रुपीज उनके मेंटेनेंस के लिए, यानी कि उनकी खुद की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए हर महीने 80 to 90,000 उनको भेजेंगे। किसी महीने अगर हस्बैंड अपनी कुछ सैलरी कम आती है, 50,000 ही भेज पाए, तो क्या इधर वाइफ और चिल्ड्रन केस फाइल कर देंगे? नहीं करेंगे। रीजन क्या है? ये जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, मे बी द हस्बैंड, और जो आपके घर में सबसे बड़े होते हैं, उनकी नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी वाइफ एंड अपने चिल्ड्रन को मेंटेन करने के लिए। बट अभी थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया, वुमेन्स आर ऑल्सो वर्किंग नाउअडेज, ठीक है? तो अभी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन कमाएगा और कौन इसको मेंटेन करेगा। इसलिए ये तो सिर्फ सोशल अग्रीमेंट्स हैं, आपने वैसे ही प्रॉमिस किया। लेकिन ये केस अगर होता डाइवोर्स का,
आपका जब डाइवोर्स होता है तो लॉ के कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं आपके ऊपर कि आपको मेंटेनेंस का पैसा देना ही है। तब अगर आपने ब्रेक किया तब वाइफ केस फाइल कर सकती थी, बट ये नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये डोमेस्टिक इन नेचर वाला एग्जाम्पल है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं है, बिकॉज ये कोई इंटेंशन नहीं कैरी कर रहा था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। घर की बात है, डोमेस्टिक अरेंजमेंट, इस महीने पैसे कम आए तो अगले महीने ठीक आ जाएंगे। इज इट क्लियर? यस। तो फिर कोर्ट के ऐसे ऑर्डर्स नहीं आएंगे। वन स्टूडेंट इज आस्किंग कि मैम अगर डाइवोर्स का केस है और हस्बैंड इज नॉट केपेबल इनफ एंड इतना अर्न नहीं करता है कि वो मेंटेन कर पाए, तो जितना आप अर्न करते हैं, जितना मेंटेन कर सकते हैं, उतने के लिए ही आपको कोर्ट बोलता है। और अगर बिल्कुल भी नहीं कर सकते तो ऐसे कुछ ऑर्डर्स नहीं होंगे। मे बी द वाइफ इज केपेबल इनफ कि उसको जरूरत नहीं है और ऐसा कुछ दावा नहीं किया उन्होंने कोर्ट में, वाइफ को नहीं चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, वो डिपेंड करता है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन अलग हो सकती हैं चीजें। अभी मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों की आपके साथ बात करने वाली हूँ। ये चीजें ना आप अपनी कॉपीज में, नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। थोड़ा इजी बना के करेंगे। सबसे पहली चीज जो अभी डिस्कस करनी है, हु कैन बी द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं? क्या हम सब लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं? आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी 18 ईयर्स के नहीं हुए हैं। क्या ऐसा है यहाँ पे? नो वन। ओके। कुछ बच्चे आई थिंक 17 ईयर्स के भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। यस यस, दिस इज द फ्रेश बैच। देवांश, yes. Okay, online students, if you are facing any doubts, please let me know. Write down in the chat box. I am watching all your doubts. Yes, so where were we? Who can be the party to a contract? कौन कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी बन सकता है? पहला पॉइंट, 3 लोग ही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज बन सकते हैं, राइट? पहला, नेचुरल पर्सन्स। नेचुरल पर्सन्स। पॉइंट नंबर 2, persons of sound mind. And point number 3, persons who are not disqualified by any law. ये 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। अभी इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है? तीन लोग हैं केपेबल कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। अब जब मैं आपको बोलूं कैपेसिटी जज आपको करनी है, कैपेसिटी जज करने के लिए वी हैव 3 क्राइटेरियाज, ये देखने के लिए कि कौन कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। फर्स्ट, नेचुरल पर्सन्स लाइक ऑल ऑफ अस, जिनका बर्थ नेचुरल प्रोसेस से हुआ है, हम लोग सबका, वो नेचुरल पर्सन्स हैं। लेकिन वो नेचुरल पर्सन्स 18 ईयर्स अबव होने चाहिए। अगर एक दिन भी बाकी है ना और 1 घंटा भी बाकी है कि अभी आप 18 ईयर्स के नहीं हुए, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एंटर नहीं कर सकते। कोई पर्सन अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, यानी कि एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यानी कि सिर्फ मेजर्स जो 18 ईयर्स के कंप्लीट हो चुके हैं, 1 मिनट भी बाकी नहीं है कि आपको 18 ईयर्स का अभी कंप्लीट होना है, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एंटर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये जज करने के लिए, कैपेसिटी देखने के लिए, क्या है? साउंड माइंड का पर्सन। साउंड माइंड का पर्सन कौन है? अ पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड, प्लीज राइट डाउन, हु कैन अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसको हम एक साउंड माइंड का पर्सन बोलते हैं। एक पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहा है, तो वो एक साउंड माइंड का पर्सन है। और इसका ऑपोजिट पर्सन को हम पता है क्या बोलते हैं? अनसाउंड माइंड का पर्सन। अनसाउंड माइंड पर्सन, और यू मे कॉल हिम और हर ल्यूनेटिक। अनसाउंड माइंड के पर्सन को ल्यूनेटिक्स भी बोलते हैं।
क्या अनसाउंड माइंड का पर्सन होना कोई बीमारी है? इज इट अ डिजीज? नो. Sometimes a human being is on some intoxications. Maybe you are drunk, maybe you are on some medications. तो आप उस टाइम पे, दिन के उस घंटों पे आप अनसाउंड माइंड के पर्सन हैं. जब सामने वाला आपसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने आया है और आप कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ ही नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो, दिन के उन घंटों में आप अनसाउंड माइंड के पर्सन हैं. और उस टाइम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कोई भी नहीं बना सकता. अगर उन्होंने बनाया तो वो भी गलत है और आप तो गलत है ही. राइट? अब आते हैं साउंड माइंड का पर्सन. टर्म्स एंड कंडीशंस जब मैं यहां रेफर कर रही हूं, सबसे ऊपर लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस. इसका ये मतलब है, जैसे सामने वाला आपको बोल रहा है कि पेमेंट तो आप सिर्फ गूगल पे से करना या फोन पे से करना, पेटीएम से करना, लगा दी टर्म्स एंड कंडीशंस. तो टर्म्स एंड कंडीशंस को जब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड. और इसका ऑपोजिट क्या है? अनसाउंड माइंड का पर्सन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस, और यू कैन से द इम्प्लीकेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं ना कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वो कुछ आप समझ नहीं पा रहे हैं उस घंटे में, जब आप अनसाउंड माइंड के पर्सन. गाइस, दूसरा रीजन भी हो सकता है. हमारे घर पे ना बहुत सारे ऐसे ओल्ड पीपल होते हैं, हमारी नानी, दादी, दादाजी, जो एक आफ्टर अ एज चीजें भूलने लगते हैं. तो उस टाइम पे अगर आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, जब वो दिन के उन घंटों में चीजें भूल रहे हैं, याददाश्त कमजोर है, तब वो अनसाउंड माइंड के पर्सन है. आप उस टाइम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे. अगर बनाया तो वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है. वॉइड जो वैलिड नहीं है, यूजलेस कॉन्ट्रैक्ट, नल. ओके. तीसरा पॉइंट जज करने के लिए कि कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है या नहीं, वो है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी पर्सन, एनी लॉ. किसी पर्सन को किसी भी लॉ ने अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भाई आप फ्यूचर में कभी भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, ऐसा लॉ आपको पनिशमेंट दे रहा है, तो मत बनाना उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट. उनको डिस्क्वालीफाइड किया हुआ है. एग्जाम्पल लेते हैं. एक पर्सन है मिस्टर राम. अब मिस्टर राम जो है, ही इज द डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड. अब लिमिटेड वर्ड अगर लिख दिया तो ये पब्लिक कंपनी हुई या प्राइवेट कंपनी? इट्स अ पब्लिक कंपनी. अगर प्राइवेट कंपनी होती है तो लास्ट में या तो प्राइवेट लिमिटेड या PVT लिमिटेड वर्ड लिखा रहता है. तो दिस इज अ पब्लिक कंपनी. मिस्टर राम एक डायरेक्टर थे ABC लिमिटेड के, पब्लिक कंपनी. अब आप पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर हो या प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर हो, कंपनी लॉ ना आपके ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज लगा देता है कि अगर डायरेक्टर हैं आपको ये सारी ड्यूटीज निभानी पड़ेंगी. बट अगर आपने वो ड्यूटीज नहीं निभाई जो लॉ ने आपके ऊपर लगाई थी, तो लॉ आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा और पनिशमेंट में बोलेगा फ्यूचर में मे बी फॉर सम नंबर ऑफ इयर्स आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते. उस टाइम पे ये पर्सन डिस्क्वालीफाइड है. नो वन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद दिस पर्सन, विद दिस पर्टिकुलर पर्सन. अगर वो एंटर हो रहा है तो वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, अगेन अ यूजलेस कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एकदम सही कॉन्ट्रैक्ट है, एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यूजलेस, नल. जैसे कि एक रूम है, इस रूम में बिल्कुल भी एयर नहीं है, वैक्यूम नहीं है, तो क्या हम लोग यहाँ ब्रीथ कर पाएंगे? उसी का मतलब होता है नल, यूजलेस. और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा ही है, यूजलेस कॉन्ट्रैक्ट. अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना भी लिया तो कोर्ट आपको जगह नहीं देगा अगर आपका राइट अफेक्ट हो गया. क्या होता है जब हमारा राइट अफेक्ट होता है, हम कोर्ट में जाते हैं, केस फाइल कर देते हैं, बट वहां से आपको कोर्ट भगा देगा, बोलेगा आपने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जो वॉइड है, तो हम आपको राइट्स कैसे अवेलेबल करवाएं? पहले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो बनाओ, उसी में तो राइट्स मिलेंगे आपको जब कुछ गलत हो जाएगा आपके साथ. राइट? तो किसी भी ऐसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना जिसको लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई किया हुआ है. 3 पॉइंट्स कैपेसिटी जज करने के लिए बताएं आज मैंने आपको. नेचुरल पर्सन्स, हम लोगों की तरह जिनका नेचुरल बर्थ हुआ है, नेचुरल प्रोसेस से. साउंड माइंड का पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस, और यू कैन से द इम्प्लीकेशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम साउंड माइंड का पर्सन बोलेंगे. और एक ऐसा पर्सन जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया. ये लोग ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट बन सकते हैं. एक और क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड.
कौन कौन सी ऐसी पार्टीज हैं, जब मैं पार्टीज बोलूँ ना तो वो पर्सन्स हो सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3। फर्स्ट पॉइंट, अ पर्सन जो 18 ईयर्स से ऊपर है, ठीक है। अब वो होना कौन चाहिए? नेचुरल पर्सन। ये पॉइंट रिपीट हो रहा है? यस, नेचुरल पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। दूसरा थोड़ा वियर्ड लगेगा आपको, बट यस ये फैक्ट है कि कंपनीज भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती हैं। कंपनीज को हम कॉर्पोरेशंस भी बोल सकते हैं क्योंकि कंपनीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, सो वी कैन कॉल देम कॉर्पोरेशंस। यस, अब रीजन क्या है इसका? हम लोगों ने ना 11th-12th क्लास में कंपनीज वाला चैप्टर पढ़ा था। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी? यस, कंपनी, वेरी गुड। किसने बोला है? व्हाट इज योर नेम बच्चा? सॉरी, Poliza. Very nice name. Okay. I'll call you my dear friend. Yes. So one of my dear friend इन्होंने आंसर दिया है कि कंपनीज क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन तो नहीं है। हम लोगों की तरह नेचुरल तरह से बर्थ नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लेकिन उसके पास एक बहुत ही स्पेशल फीचर होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर, जो कंपनीज को ये राइट देता है कि आप ह्यूमन बींग्स की तरह, नेचुरल पर्सन्स की तरह वो सारे काम कर पाओ बीइंग अ कंपनी। जैसे हम लोग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने नाम पे कर सकते हैं, किसी के भी खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। ये सारे राइट्स कंपनीज के पास भी हैं। व्हाई? बिकॉज कंपनी लॉ ने कंपनी को एक डेफिनेशन दिया जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा फीचर है उसके पास, सेपरेट लीगल एंटिटी का। सेपरेट यानी कि इंडिविजुअल, खुद की आइडेंटिटी यानी पहचान होना, ठीक है। तो कंपनीज भी बैंक अकाउंट खोल सकती है हम लोगों की तरह। वहां पे कंपनी को किसी पर्सन की जरूरत नहीं है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। जहां पे हमारा नाम लिखा जाता है बैंक अकाउंट में कि इस पर्सन का अकाउंट है, वहां कंपनी का नाम लिख सकते हैं आप, ABC लिमिटेड, PQR प्राइवेट लिमिटेड, यू कैन डू दैट। कंपनी किसी के भी खिलाफ केस फाइल कर सकती है हम लोगों की तरह, उसको किसी की जरूरत नहीं है। कंपनी के ऊपर भी कोई केस फाइल कर सकता है, क्यों? सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये सारे प्यारे प्यारे फीचर्स कंपनी के पास हैं। तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में भी तो एंटर कर सकती है। कंपनी को उसके डायरेक्टर्स, उसके शेयर होल्डर्स की जरूरत नहीं है। कंपनी कैन इटसेल्फ एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन्स, कंपनी, जस्ट बिकॉज कंपनी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर है, ओके। तो यहां पे लिखा मैंने A एंड B। A offers Mr. B to buy his car। जरूरी नहीं है आप सामने वाले को ऑफर दे रहे हो तो चीज बेचने के लिए ही करो, कभी कभी चीजें खरीदने का भी ऑफर कर लो, ठीक है। कि आपको कोई चीज खरीदनी है, ये आप ऑफर कर रहे हैं, सामने वाले को ऑफर बड़ा पसंद आया, ठीक है, उन्होंने यस बोल दिया, यानी कि उन्होंने अपना अजेंट दे दिया, यानी कि अपना कंसेंट दे दिया। एम आई राइट? जैसे ही कंसेंट दिया मीन्स आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जो पर्सन सामने वाले को ऑफर देता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑफरर। OR वर्ड लास्ट में हम लगा देंगे। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, द पर्सन who gives offer to another person yes Shresth Jain, you have written individually legal identity entity, you can say yes। corporations, companies के पास ये सब rights होते हैं, इसीलिए ये भी contract में enter कर सकते हैं। ओके, तो where were we? हम लिख रहे हैं ऑफरर की डेफिनेशन, द पर्सन हु गिव्स द ऑफर टू अनदर पर्सन इज नोन एज ऑफरर। अब इसका ऑपोजिट पर्सन, जिस पर्सन को ऑफर दिया जाता है उस पर्सन को हम बोलेंगे ऑफरी। डबल ई लग गया तो जिस पर्सन को ऑफर किया है, OR लग गया जो पर्सन ऑफर देता है। नाउ द पर्सन
टू whom ऑफर इज गिवन, जिसको ऑफर दिया, is known as offeree. This was really important for you to know. The offer is given. जिस पर्सन को आपने ऑफर दिया उस पर्सन को हम ऑफरी कहेंगे. अब ऑफरर और ऑफरी के इस चैप्टर में और भी अलग अलग नेम्स हैं, ठीक है. जैसे आपके भी घर में एक आधा नाम और होता है ना, एक निकनेम होता है और एक आपका रियल नेम बोल सकते हो आप, ठीक है. ऐसे इनके भी और नेम्स होते हैं. जैसे ऑफरर को आप बोल सकते हैं, जैसे मैंने क्या बोला, ऑफर वर्ड को प्रपोजल भी बोल सकते हैं, तो ऑफरर को आप प्रपोजर भी बोल सकते हैं, एंड ऑफरी को प्रपोजी. यस, एक और वर्ड है यहां पे, आप ऑफरर को जस्ट बिकॉज ये प्रॉमिस कर देता है तो आप इसको प्रॉमिजर भी बोल सकते हैं. एक ही बात है. अगर क्वेश्चन में इन सब वर्ड्स में से कुछ आता है तो आपको समझ जाना है किसको हम रेफर कर रहे हैं. ओ आर वर्ड लगा हुआ है तो जो पर्सन ऑफर कर रहा है, डबल ई वर्ड लगा हुआ है तो जो एक्सेप्ट कर रहा है. अब जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम यहां बोल देंगे प्रोमिजी. दैट्स इट, डबल ई. ओके, अभी हम देखते हैं मिनिमम पार्टीज कितनी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए. ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है. व्हाट इफ आई मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद मी माई सेल्फ. मैं अपना फोन अपने आप को ऑफर करती हूँ और इसके बदले में जो पैसा है अपना एक बैंक अकाउंट से अपने दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ. सही लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा. एक अकेला पर्सन जैसे अपने आप से बात नहीं कर सकता ना, कम्युनिकेट नहीं कर सकता अपने आप से, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए भी हमें मिनिमम 2 पार्टीज चाहिए. अकेला पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता. तो मिनिमम कितनी पार्टीज? 2 पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, और इन दोनों पार्टीज को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं वी कैन कॉल देम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, जिसमें एक का नाम है ऑफरर और दूसरे का नाम यस ऑफरी, और इसके और भी अलग अलग नेम्स हैं हमारे पास. ठीक है. एक इसके बाद हम बस एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल वाइंड अप द क्लास, बट वो लास्ट क्वेश्चन है काफी लेंथी. ठीक है. Okay, so the next topic is essentials of a valid contract. कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन कौन से essentials हमारे पास हैं? मैंने आपको पहले भी बोला essentials वो चीज होती है जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इन essentials के बिना आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते. इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आपको बोला था कि हम यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं. उन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल्स को आप यहाँ क्या नाम दे रहे हैं? essentials का. अगर इनमें से आई थिंक टोटल 11 एसेंशियल्स आप यहां देख रहे हो, एक भी अगर एसेंशियल मिसिंग होगा तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. तो इन सबको हमें लर्न करना है. लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे इनको. तो जब हम एसेंशियल्स पढ़ रहे हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 10. सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग भी हमारे पास कुछ एसेंशियल्स हैं और अदर देन सेक्शन 10 भी कुछ एसेंशियल्स हैं. ओके, सो अभी हम देखेंगे अदर देन सेक्शन 10 और सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास एसेंशियल्स हैं. तो एज गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 6 एसेंशियल्स हैं. आज हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे और नेक्स्ट सेशन में इनको हम प्रॉपरली डिटेल में करेंगे. तो आई एम गोना गिव यू अ स्मॉल ओवरलुक, एक छोटा सा ग्लिम्स दूंगी मैं आपको इन एसेंशियल्स का, ताकि अगले सेशन के लिए भी आपका इंटरेस्ट बना रहे. ओके, तो फर्स्ट एसेंशियल, बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फर्स्ट एसेंशियल क्या है? एज पर सेक्शन 10 अग्रीमेंट. क्या ये आप कोई नई चीज पढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, उसका पहला एसेंशियल, पहला एलिमेंट
यानी कि अग्रीमेंट. अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. और आप इसकी डेफिनेशन भी लिख कर आ सकते हो. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज नोन एज अग्रीमेंट. तो अग्रीमेंट नहीं बनाया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एसेंशियल विच इज फ्री कंसेंट. क्या आप किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? नहीं. दोनों पार्टीज अग्री करने चाहिए सेम टाइम पे सेम चीज के ऊपर एंड सेम सेंस में, सेम तरीके से. सेंस मीन्स माइंडसेट दोनों का सेम है, उसी को बोलते हैं फ्री कंसेंट. अगर किसी पर्सन को आपने गन पॉइंट पे बोला प्लीज गिव ऑल योर गोल्ड टू मी, तो वो पर्सन तो डर के मारे दे देगा. कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, आपने गोल्ड मांगा, उसने आपको गोल्ड दे दिया, बदले में चाहे आप पैसे भी देकर आ गए, बट वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. वाई? उसकी विलिंगनेस नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, यानी कि उसका फ्री कंसेंट नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए. तो दूसरा एसेंशियल, दोनों पार्टीज ऑफरर एंड ऑफरी का फ्री कंसेंट भी होना चाहिए. विलिंगनेस, मर्जी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए. ये भी इजी था. अब आते हैं हम थर्ड एसेंशियल के ऊपर. ऑलरेडी फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आप इसका पढ़ चुके हैं. कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज. कॉम्पिटेंसी वर्ड का मतलब है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. कौन सा पार्टी कितना केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए. 3 पर्सन्स होते हैं. कौन कौन से? नेचुरल पर्सन्स जो 18 ईयर्स से ऊपर हैं, साउंड माइंड का पर्सन एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. 18 साल से ऊपर है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, केपेबल है. साउंड माइंड के पर्सन है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा पर्सन है. एंड किसी को भी लॉ ने, बेटा लॉ कोई भी हो, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, फॉरेन एक्सचेंज, कितने सारे लॉज पढ़ने हैं, राइट. पीएस में तो बहुत सारे लॉज होते हैं. आपके थोड़े से पार्ट कम रहता है, आपका अकाउंट्स वाला पार्ट ज्यादा रहेगा. सो कॉम्पिटेंसी जज करने के लिए मेजर होना चाहिए 18 ईयर्स का, साउंड माइंड का पर्सन एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ. इट कैन बी एनी लॉ. किसी भी लॉ ने अगर बोल दिया डिस्क्वालिफाइड है, देन यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट आता है लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल वर्ड का मतलब है लीगल. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. जो आप ये समथिंग इन रिटर्न वाली चीज कर रहे हो, आपको नहीं लगता ये लीगल होना चाहिए? एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको. मैंने आपको बोला कि मैं आपको अपना कोई भी आइटम सेल करने वाली हूँ, मे बी दिस पर्टिकुलर लैपटॉप, और इसके बदले में जो कंसिडरेशन है वो पैसा आप मुझे बोलो कि मैम हम आपको ब्लैक मनी में से दे देंगे. ब्लैक मनी को तो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम शो नहीं कर सकते उसको, उसके ऊपर टैक्सेस नहीं पे करते, राइट. ये जो ब्लैक मनी है ना, ये इलीगल है. सॉरी बॉस, यू कैन नॉट यूज इट. इसलिए हमेशा कंसिडरेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा हो जो लीगल हो, जो लॉफुल हो, जो लॉ की आईज में दिखता हो. लॉ की भी आईज होती हैं बट देख नहीं सकते आप. लॉ को दिखता है लेकिन आप लोग सब दिखते हैं, ठीक है. तो लॉ की आईज में जो लीगल चीजें हैं वैसे ही कंसिडरेशन देना. आप पैसे दे दो, पैसे नहीं दे सकते तो अपनी कोई सर्विसेज दे दो, बट जो चीज लीगल है वो ही करना. ये था हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट एसेंशियल एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन विच इज लीगल ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या मोटिव था आपका कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए. सब्जेक्ट मैटर क्या था, जिस चीज का आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, दैट्स व्हाट यू कॉल सब्जेक्ट और दैट्स व्हाट यू कॉल ऑब्जेक्ट. अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरे लिए किसी का मर्डर कर दो या स्मगलिंग का काम करो, गैम्बलिंग का काम करो, क्या ये सही है? कॉन्ट्रैक्ट बनाने का जो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है वो ही लीगल नहीं है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. कॉन्ट्रैक्ट वही बनाना जिसमें ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, गाड़ी हो, योर फोन, या मे बी दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग, ये सब लीगल है, ये काम आप कर सकते हो, ठीक है. तो इन्हीं चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे. Sixth one, not expressly declared to be void. कभी भी आप किसी के साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना बनाएं जिनको लॉ ने पहले से ही बोला हुआ है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स तो वॉइड होते हैं. वॉइड यानी कि यूजलेस. अगर लॉ ने ही बोल दिया इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड है तो आप उनको नहीं बनाएंगे, ठीक है. एग्जाम्पल चाहिए इसका.
जितने भी फॉरेन सॉवनर्स होते हैं, फॉरेन एनिमीज होते हैं, फॉरेन सॉवनर्स और एम्बेसडर्स होते हैं जो फॉरेन कंट्री के किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं, तो कभी कभी ना इंडिया वाले उनको बैन कर देते हैं कि पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स में आप एंटर नहीं कर सकते। नॉट इन ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट्स बट पर्टिकुलर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में आप एंटर नहीं कर सकते, तो उनको वॉइड बोला हुआ है। उनके साथ बनाए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉ वॉइड बोलता है। वॉइड मतलब यूजलेस, मतलब नल, ठीक है, जिसका कोई भी वैलिड वजूद नहीं है। फॉरेन एनिमी मैंने बोला, फॉरेन एनिमी का मतलब जो हमारी कंट्री के लिए एनिमी है। कभी कभी दो कंट्रीज में वॉर छिड़ जाती है, इंडिया एंड पाकिस्तान इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट। कभी कभी नॉर्मल सिचुएशंस चल रही है तो आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, लेकिन लॉ चेंज हो गया, दोनों कंट्रीज में वॉर छिड़ गई, दोनों कंट्री की गवर्नमेंट ने बोला इंडिया वाला पाकिस्तान के सिटीजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा एंड वाइस वर्सा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो बिल्कुल सही था, बाद में वॉर छिड़ गई तो वो वॉइड हो गया। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी मत बनाए जो एक्सप्रेसली वॉइड है। एक्सप्रेस का मतलब क्या है, लॉ ने एक्सप्रेस किया है कि ये वॉइड है। करेक्ट। नेक्स्ट आता है नॉट गिवन बाय सेक्शन 10। अब आप कुछ इस वाली साइड पे, जो आपके राइट साइड पे गिवन है, कुछ ऐसे एसेंशियल्स पढ़ोगे जो सेक्शन 10 ने हमें नहीं दिए, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हमें नहीं दिए, बट हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इनको भी फॉलो करते हैं। और ये सारे होने चाहिए तभी आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे। सब लर्न होना चाहिए आपको इनमें से, और आई एम श्योर हम डेली बेसिस पे इसको रिवाइज करते रहेंगे, आपको ये चीजें एकदम टिप्स पे होने वाली हैं। आई विल मेक श्योर। नेक्स्ट, टू पार्टीज, दो पार्टीज मिनिमम होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। वाई? एक इंडिविजुअल अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। सेकेंड, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जब भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, दोनों पार्टीज का मेन मोटिव क्या हो बैक ऑफ द माइंड, कि आप लोगों को लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। अगर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर रहे तो वो तो सोशल और डोमेस्टिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, विच इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। बच्चे, कुछ ऐसे पर्टिकुलर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती हैं। जैसे कि बहुत एक वेल नोन एग्जांपल है, जब भी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, इमूवेबल प्रॉपर्टी which cannot move or transfer from one place to another place, for example land and building। जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, इट शुड ऑलवेज बी इन रिटन फॉर्म। उसके पेपर्स बना लो, स्टैम्प कर लो, उसको अग्रीमेंट बना लो, दोनों पार्टीज शुड साइन ऑन द पेपर्स। अगर ऐसा नहीं है तो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट में, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। रीजन, उस वाले कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेलिटीज भूल गए आप। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट तो रिटर्न ही बनता है, बाकी तो ओरल भी बना लो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की ये लीगल फॉर्मेलिटीज थी, ये नहीं निभाई तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट की कुछ ना कुछ अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज है, आपको ध्यान में रखना है किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, एंड यू हैव टू फॉलो ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेन मीन्स विच इज बाउंड टू हैपन, जो होना ही है, जो क्लियर है, ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग देखेंगे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शॉप पे जाते हैं और आप बोलते हैं भैया मुझे ऑयल चाहिए। किसी भी शॉपकीपर को आप बोले, रिटेलर को आप बोले यू नीड ऑयल, ऑफर क्या किया आपने? ऑयल। अब वो आपको ऑयल दे देगा, बट कौन सा ऑयल? इतने सारे ऑयल है हमारे पास। तो आपका जो मीनिंग था ना ऑफर करने का, वो क्लियर नहीं था, राइट? तो जब क्लियर ही नहीं है आपको कौन सी तरह का ऑयल चाहिए, कितने सारे ऑयल्स मार्केट में है, तब भी आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। आपको क्लियर होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, समझ में आएगा सामने वाले को तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज तो वो एक अधूरा कॉन्ट्रैक्ट है। लास्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना जो एटलीस्ट पॉसिबल तो हो कि परफॉर्म हो जाए। हम कभी भी वेगनेस में नहीं रहते, आई मीन टू से इल्यूजन्स, कंफ्यूजन्स, इनमें नहीं रहना। कभी भी आपको लगे कि सामने वाला आपको चांद तारे तोड़ के देने का प्रॉमिस कर रहा है और बदले में आपसे गाड़ी मांग रहा है, क्या वो ऐसा कर सकता है? अगर मैं आपको ऑफर करती हूँ कि आई विल गिव यू ट्रेजर बाय मैजिक,
ट्रेजर मीन्स खजाना। मैजिक कर सकती हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ इतने सारा गोल्ड सिल्वर आपको दे सकती हूँ? नेवर, आई कैन डू दैट। ये सिर्फ आई की गेम होती है, इधर उधर से कुछ चेंजेस करके दे गिव यू। अगर आपके सामने एक कैप रखी हुई है, उस कैप में ऑलरेडी एक रैबिट बैठा होगा, वो कैप हटाएंगे, दे विल से सी मैजिक करके हमने रैबिट निकाला है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, मैजिक इज नथिंग। तो जिस चीज के लिए आप प्रॉमिस कर रहे हो एटलीस्ट वो परफॉर्म हो पाए। अगर मैं आपको बोलूं अभी बारिश हो रही है बाहर या बारिश होने वाली है, मुझे अपने अपने कॉपीज दे दो, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं। क्या ये पॉसिबल है? मेरे कहने पे बारिश होएगी? वो तो वेदर वाले फोरकास्ट वाले डिसाइड करेंगे ना, उनको पता चलता है। वी गाइस कैन नॉट जज इट, वी आर नॉट गुड एट इट, राइट? तो जो चीज परफॉर्म ना हो पाए उस तरह का भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे। जो चीज पॉसिबिलिटी नहीं है परफॉर्म हो सकती है, वैसा भी कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं बनाना है। बिल्कुल, आज की सिर्फ 5 मिनट का लास्ट का छोटा सा एक टॉपिक करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स 2 तरह से बनाए जा सकते हैं। ओके, थोड़ा सा अभी ओरली करेंगे ये चीज। कॉन्ट्रैक्ट्स 2 तरह से बनाए जा सकते हैं। एक, यू कैन राइट डाउन, एक होता है जो एक्सप्रेस मोड में आप बनाते हैं। एक्सप्रेस मीन्स जो आप बोल भी सकते हैं, जो आप लिख भी सकते हैं। और दूसरा, आप इम्प्लाइड वे में कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। So you can write down contracts can be made in 2 forms, express and implied. एक्सप्रेस भी 2 तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। फर्स्ट वन, एक्सप्रेस कैसे करते हो आप अपने आप को? या तो बोल के या लिख के। तो एक्सप्रेस के अंदर भी 2 तरह से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ओरल एंड रिटन। अगेन I am repeating, contracts can be made in 2 forms. First one is express contract and the second one is implied contract. Express contract can be made again further into 2 types, 2 तरह से, oral and written. अब oral की अगर मैं बात करूं तो जब मैं कॉल कर रही हूं किसी से तो मैं orally बात करूंगी। अभी हम जब अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आई एम गिविंग यू अ सेशन, तो ये ओरल बात चल रही है। I can see all your expressions and everything. और आपका जो रिप्लाई आ रहा है, आपका जो फीडबैक है, वो भी बहुत स्पॉन्टेनियस है, बहुत क्विक है। तो ओरल कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। रीजन, बहुत क्विक होता है, आपको रिस्पॉन्सेज एंड फीडबैक बहुत क्विकली मिल जाते हैं, ये सबसे बेस्ट रहता है। ऑल्दो इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर आप किसी के साथ ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओ, सामने वाला तो मुकर जाएगा ना कि उसने तो ऐसा प्रॉमिस ही नहीं किया, क्या प्रूफ है? तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो है रिटन कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस के 2 पार्ट्स हैं, ओरल एंड रिटन। रिटन के ना प्रूफ्स भी आपको मिल जाते हैं। आपके पास जब किसी के सिग्नेचर हैं, लिखे हुए पेपर्स हैं, इट कैन बी द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, इट कैन बी एनी रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। तो वो सारे तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिटन में आते हैं। इनका प्रूफ्स भी है हमारे पास। इंडिया में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स रिटन बनते हैं। व्हाई? बिकॉज इनके प्रूफ भी रहते हैं हमारे पास। And for your convenience, please make it written. It is always advisable, make it written. ताकि आपका जब कोई राइट इफेक्ट हो, आप केस तो फाइल कर पाओ, सामने वाला मुकरेगा नहीं। Let's move on to the second type, which is implied. Implied का मतलब है जो एक्सप्रेस नहीं है, यानी कि आपने बोला भी नहीं, आपने लिखा भी नहीं, फिर क्या किया आपने? एक्शन से जब आपने हमको बताया। से अभी मैं आपके सामने बात कर रही हूं, कभी भी कोई पर्सन ऐसे नहीं बात कर सकता कि उसके हैंड मूव ना करे और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस ना आए। तो फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी जेस्चर से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट नाउ। आपने बोल के भी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, लिख के भी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट था। क्या बचा? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का पहला वर्जन क्या लिखवाया? फेशियल एक्सप्रेशंस। इसको बोलते हैं बाय एक्ट। बाय एक्ट विद योर बिहेवियर आपने कॉन्ट्रैक्ट बना। एक पॉइंट और बच गया। इम्प्लाइड के भी 2 पार्ट्स हैं, बाय एक्ट एंड लास्टली बाय लॉ। इम्प्लाइड का लास्ट पार्ट लिखेंगे बाय लॉ। कभी कभी लॉ भी ऑटोमेटिकली आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है ये, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम सब ने पढ़ा है। हम सब लोगों ने 12th में अकाउंट्स में क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, आई थिंक बीकॉम भी स्टार्ट कर दी होगी आपने, तो वहां पे आप लोग अकाउंट्स ऑलरेडी शुरू हो गया है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बहुत कॉमन है अभी हमारे लिए।
वहां पे माइनर्स को किसने कहा था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए? क्या पार्टनर्स ने कहा था? पार्टनरशिप एक्ट जो वहां पे फर्म बनती है उसमें पार्टनर्स होते हैं। क्या पार्टनर्स ने बोला था माइनर्स को कॉन्ट्रैक्ट में आओ, प्रॉफिट्स के लिए आपको प्रॉफिट्स देंगे, लॉसेस में आपका कोई हिस्सा नहीं है? नहीं, ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बोला, यानी कि लॉ ने बोला। इसलिए लॉ भी कभी कभी आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना देता है ऑटोमेटिकली। ओके, तो अभी हमने क्या कंक्लूड किया कि दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। एक्सप्रेस भी दो तरह से बनते हैं, ओरल एंड रिटन। इम्प्लाइड भी दो तरह से बनेंगे, बाय एक्ट एंड बाय लॉ। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओ, विच इज इन प्रोसेस एवरीवेयर, जो हर जगह चलते हैं, जो सबसे ज्यादा लीगल माने जाते हैं। लीगल सब है क्योंकि लॉ ने सब लीगल बनाए हुए हैं। लॉ तो कहता है आप ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग अपनी सहूलियत के लिए रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे जो हर जगह चलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को समझ आया हो। आई वुड लव टू हैव योर क्विक फीडबैक। आप लोगों के कोई डाउट्स हैं प्लीज लेट मी नो फटाफट से। एनीबडी, एनी डाउट्स? समझ में आया अच्छे से? ग्रेट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और नेक्स्ट सेशन में हम इन्हीं सारे एसेंशियल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इफ बोथ पार्टीज, तो जिसने तोड़ दिया है कॉन्ट्रैक्ट, सामने वाला केस फाइल कर सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा ना, टर्मिनेशन हो जाएगी, दोनों पार्टीज रेडी नहीं हो रहे। देयर आर सर्टेन अदर रीजंस आल्सो, कभी डेथ हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, बहुत सारे आगे चैप्टर आएगा, स्टेप बाय स्टेप वी विल कवर एवरीथिंग, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, लेशिका अग्रवाल, आई थिंक आपको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स जानना है बेटा। इम्प्लाइड का मतलब जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेशिका इज आस्किंग मैम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इम्प्लाइड मतलब जो एक्सप्रेस नहीं है। एक्सप्रेस मतलब जो बोल के और लिख के बनाते हैं, और जो बोला भी नहीं लिखा भी नहीं तो क्या बचा? एक्ट से बना लो, अपने बिहेवियर से, और लॉ से बना लो। ये एक्ट, बिहेवियर, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके फुल फ्लेश्ड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो डू नॉट वरी, ठीक है। कि अभी जिसको थोड़ा भी अगर डाउट लग रहा है इसमें, वी विल कवर एवरीथिंग इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट कमिंग सेशन, ठीक है। लेट्स क्विकली वाइंड अप द क्लास एंड आई होप यू हैव लव्ड द सेशन एंड आई